नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं थर्ड वीक में और फोर्थ वीक के कुछ सेक्शन में बने हुए करंट अफेयर की, जिसमें हम मेनली नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, डिफेंस और इकोनॉमी या इम्पॉर्टेंट डेज से जो भी बचे हुए क्वेश्चंस बने हैं इस वीक में और साथ साथ फोर्थ वीक के, दोनों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कौन है? ये भारत के उड्डयन मंत्री, साथ साथ मतलब सिविल एविएशन के मिनिस्टर और साथ साथ ये स्टील मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने स्टील मिनिस्ट्री संभालते संभालते एक ब्रांड लॉन्च किया है। कौन सा ब्रांड? तो स्टील की दुनिया में चेंज लाने वाला ब्रांड, जो कि स्टील की दुनिया में कार्बन एमिशन को कम करने वाला ब्रांड, मतलब कि पहला ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, जिसका नाम है कल्याणी फॉरेस्टा। क्या नाम है? कल्याणी फॉरेस्टा। और आप सही सोच रहे हैं कि इसको कल्याणी ग्रुप्स के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जिसकी महारत एक फील्ड में नहीं, दुनिया में बहुत सारी फील्डों में मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय पर हमारे मिनिस्टर हैं, स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा पहला भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है कल्याणी फॉरेस्टा। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि मतलब होता क्या है, ग्रीन कार्बन, ग्रीन एमिशन, क्या क्या बात होती रहती है। तो ये ग्रीन स्टील क्या है, आपको बता दूं, ऐसी स्टील का फॉर्मेशन, जब हम स्टील को बनाते हैं तो उस समय पर जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ही कम मात्रा में या तो फिर बिल्कुल ही ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्रीन स्टील है। सिंपल भाषा में ये जान लीजिए कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके स्टील को डेवलप करें तो उसको हम कहेंगे ग्रीन स्टील। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और यहां पर पैसा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा लगता है। जब पैसा ज़्यादा लगता है तो सोचिए, अब पैसा मतलब कस्टमर के ऊपर ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको बता दूं, आप दुनिया में, यूरोप में कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे कि टैक्स की बात हो रही है। किस टैक्स की? कार्बन टैक्स की। अब ये कार्बन टैक्स कंपनियों पर लगेगा, साथ साथ देशों पर भी लगेगा। जो ज्यादा कार्बन एमिशन करेंगे उन देशों पर भी लगने वाला है। अच्छा, अगर ये कंपनी पर लगेगा, सोचिए स्टील ज्यादा अगर कार्बन एमिशन करेगी तो उस पर लग जाएगा। तो कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और कल्याणी ग्रुप्स के जो हेड है उनका कि जितना कार्बन टैक्स में पैसा कोई कंपनी देगी, अगर वो इस तरीके से अपने सिस्टम को स्टील फॉर्मेशन में लगा दे तो यकीन मानिए उससे कम ही पैसा उसको देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं इक्वल अमाउंट में पैसा लगने वाला है, लेकिन इससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। भारत का 2070 तक का रिकॉर्ड है, का लक्ष्य है कि वो भारत को कार्बन एमिशन बनाएगी। इसमें एक अहम योगदान कल्याण ग्रुप्स के द्वारा दिया गया है। बात कर ले कल्याण ग्रुप्स की, तो ये बहुत सारी फील्ड में अपनी महारत हासिल करती है। स्टील हो गया, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस, ऑटोमोटिव और एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही दुनिया में नामचीन कंपनियों में से एक है। इसको फाउंड किया गया था 1961 को। हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है और बाबा कल्याणी जी के द्वारा इसको फाउंड प्लस चेयरमैन इस वक्त हैं। यहां पर बात करें तो दुनिया में पहली कंट्री कौन बनी जिसने ग्रीन स्टील को डेवलप करना स्टार्ट किया? तो आंसर होगा स्वीडन। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, BF7 न्यू कोविड वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन ड्राइविंग सर्च, मतलब दुनिया में कोरोना वायरस 2019 से चाइना में, आपको पता है वुहान लैब से माना जाता है कि निकला है, और उसके बाद लगातार ये रहा और दुनिया को इसने काफ़ी खराब सिचुएशन दिखाई। अब दोबारा से कोरोना वायरस में आपने वेरिएंट सुना था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन का भी एक वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है BF7, जो कि
चाइना में तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 60% लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है और जापान में भी इसने तबाही मचाई है। साथ साथ भारत में भी इसके केसेस देखे गए हैं, इसीलिए भारत सरकार ने कोविड गाइडलाइन को जारी कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा और इसका नाम है ओमिक्रॉन BF.7। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बात करें, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कोरोना वायरस प्राणी की, मतलब वायरस की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका और रशिया। देखिए, श्रीलंका और रशिया चाहते हैं कि वो अब ट्रेड करें एक दूसरे के साथ, तो वो भारतीय रुपया को फॉरेन ट्रेड के रूप में यूज कर ले। मतलब जैसे देखिए डॉलर का यूज करते हैं, तो डॉलर का ना यूज करके आप ऐसा कीजिएगा, रुपये में व्यापार कर लीजिए। क्यों दोनों कह रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत रुपए और रूबल के साथ पेमेंट करता है। मतलब रूबल किसकी करेंसी है? रशिया की। तो भारत ने रशिया की करेंसी के साथ कोलैब किया हुआ है। इससे भारत और रशिया का व्यापार में ठप्पपन नहीं आया है, क्योंकि अगर इनको व्यापार इंटरनेशनली करना होता तो डॉलर चाहिए था और रशिया तो बैंड है। जब बैंड है तो व्यापार कैसे होता? भारत ने एक नया मतलब एक रास्ता अपनाया कि आप ऐसा करो, आपको रूबल में हमको पैसा दे दो, हम आपको रुपए में पैसा दे देंगे, जो भी व्यापार होगा हम रुपए और रूबल में करेंगे। ऐसा ही भारत ने श्रीलंका के साथ भी कर रखा है। श्रीलंका के जो पैसा है और भारत का जो पैसा है, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, जिस तरीके से रशिया का है। ठीक है, अब भारत की करेंसी दोनों के बीच में आ जाती है। अब रशिया और श्रीलंका के बीच में थोड़ी ना ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है कि जो पैसों का एग्रीमेंट हुआ है कि आप हमारे पैसा एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन भारत दोनों के बीच में आता है। इसीलिए श्रीलंका और रशिया दोनों सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भारत की करेंसी को एक्सचेंज करने में यूज़ कर लें। अगर हम आपके यहाँ ट्रेड करें तो हमसे पैसा आप ले लीजिए, अगर आप हमारे उससे ट्रेड करें तो आप हमसे भारत का पैसा ले लीजिए, भारत का मतलब रुपया ले लीजिए। तो भारत के रुपए को दोनों लोग यूज़ करने की सोच रहे हैं, ये बेहतर बात है। वैसे आपको बता दूं, भारत के रुपए को 30 से ज़्यादा देशों ने कहा है कि हम भारत के साथ भारत की करेंसी और अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं। इससे भारत की जो करेंसी है दमदार होगी और भारत की दुनिया में जो छवि है वो बेहतर होगी। बहुत सारे देश के साथ भारत का डेफिसिट चलता है, तो जो फॉरेन डेफिसिट होता है, मतलब व्यापार में घाटा होता है भारत को। तो अगर ऐसा होता है कि भारत की रुपया स्ट्रांग होता है, भारत की रुपया को इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिलता है, तो भारत की छवि बेहतर होगी और उम्मीद है कि आगे चल के भारत का जो फाइनेंशियल डेफिसिट है, जो बिजनेस डेफिसिट है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। आगे बात करें तो यहाँ पर आपने न्यूज़ पढ़ी। अगला क्वेश्चन, यूएई 13th नंबर का WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होगी, जिसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? यूएई में, यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। आपको बता दूं 12वें नंबर की जो इनकी मीटिंग थी वो भी ऑर्गेनाइज हो चुकी है 2022 में। कहाँ पर? तो WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वहीं पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, WTO ने गैट की जगह ली है, GATT की। और GATT मतलब गैट को 1948 में फाउंड किया गया था। उसके बाद 1995 को WTO को फाउंड कर दिया गया और WTO अब दुनिया में ट्रेड से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बनाता है। 1995 से इसको फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 फरवरी 2024 में अबू धाबी में ऑर्गेनाइज होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी में, WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन जिसने 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स अडॉप्ट किया है, 15%। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ऐसा किया क्यों है? क्यों इतना उदार हो गए हैं कि 15% ही ग्लोबल इनका मिनिमम टैक्स रखा इन्होंने? आपको बता दूं, यूएसए की वजह से। यूएसए ने जो आपदा में अवसर ढूंढा है, यूक्रेन का युद्ध दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश को किसी ना किसी रूप से परेशान कर रहा है। भारत को भी इफेक्ट आया है, लेकिन भारत के पॉजिटिव
जो थिंग्स हैं वो भी निकल के बाहर आए हैं, जिस तरीके से रशिया अपना जो ऑयल बेच रहा है भारत को। लेकिन आपको बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन है इसको ऐसा करने में मजबूर अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने क्यों किया है? देखिए, अमेरिका ने अपने यहाँ पर कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा सब्सिडी अनाउंस कर दी है, जिससे कि उसके देश में जो भी मैन्युफैक्चर हो दुनिया में लोग उसे खरीदें, मतलब उसके देश की चीज़ों को लोग ज़्यादा खरीदें। इससे उसके देश में एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी चीज़ें जनरेट होंगी। दुनिया की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में जाएंगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रांस और जर्मनी को ज़्यादा दिक्कत है। यूरोपियन यूनियन के दोनों भाग भी हैं, तो उनको दिक्कत ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अमेरिका की तरफ मूव कर रही है। और ये बात सच है। जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी में से एक जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, और वो अब अमेरिका में ट्रांसफ़र हो गई, जिसकी कंप्लेन की। और अब इसके अवज में यूरोपियन यूनियन ने सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम उसको टैकल करने के लिए 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स अनाउंस करेंगे, जिससे कि हम यूएस को टैकल कर सके। नहीं तो यूएस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। मतलब यूएस को टैकल करने के लिए ऐसा अनाउंसमेंट किया गया, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन के महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से ओरिजिन है इनका नाम है लियो वराडकर, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। वैसे नए नहीं है, ये 2017 में ऑलरेडी एक बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये दोबारा से 2022 में बने हैं। देखिए, आम चुनाव हुआ था, उस समय पर दो बड़ी पार्टियां ने कोलैब किया, और कोलैब करने के बाद ये कहा कि भाई 2.5 साल तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 साल तक हम प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इनका नंबर 17 दिसंबर 2022 से आ गया, और अब ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गए हैं। भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के ये ऑरिजिन से, भारत के यहाँ से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी भारत के महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग से बिलोंग करते हैं। ये खुद भी आते जाते रहते हैं। इनके बारे में ये विशेषता है कि ये गे अपने आप को इन्होंने अनाउंस किया है। गे का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इन्होंने अपने आप को खुद 2013 में गे बोला था, और 2013 से ही आयरलैंड में गे की जो मैरिज है उसको अलाउ कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लियो वराडकर जो कि बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के। अब डब्लिन यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया, जिसने अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की ये वाइफ है अनुष्का शर्मा, और बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस है, इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है। प्यूमा आप जानते हैं ज़्यादातर वो अपने शूज़ के लिए फेमस है, मतलब जूते वगैरह के लिए फेमस है। और ऑलरेडी इन्होंने करीना कपूर, MC मैरी कॉम, युवराज सिंह, सुनील छेत्री और बहुत सारे फेमस खिलाड़ियों को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप अनुष्का को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम, भारत की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसने T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। देखिए, दुनिया में T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड का स्टार्ट हुआ था 2012 में, मतलब 2012 में। 2012 के बाद दूसरा हुआ 2017 में, तीसरा हुआ 2022 में। तीनों को भारत ने जीत लिया। तीनों को भारत ने अपने यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज कराया। भारत में, याद रखिएगा, भारत ने इस बार का T20 जो वर्ल्ड कप है ब्लाइंड क्रिकेट का, उसको बांग्लादेश को हराकर जीता है। कहां पर? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। बांग्लादेश को हराकर यहां पे जीत दर्ज की। अगले साल 2023 में भी दोबारा से ब्लाइंड गेम्स का जो T20 वर्ल्ड कप है वो होगा। कहां होगा? पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज कराएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है फुटबॉल से। फुटबॉल आपको पता है दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। और इस बार 32 टीम और
जो वर्ल्ड कप में फाइट कर रही थी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीतना चाहती थी। अब अर्जेंटीना ने यहां पर जीत दर्ज कर ली फाइनल्स में, किसको? फ्रांस को हराकर। तो ध्यान रखिएगा, मेसी की टीम अर्जेंटीना है जिसने यहां पर जीत दर्ज की है, पेनल्टी शूटआउट में यहां पर जीत दर्ज हुई है, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इस समय रह रही हैं। इनको फीफा ने ट्रॉफी अनवील के लिए बुलाया था अपने यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, जो फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का है उसको कतर दोहा में ऑर्गेनाइज कराया गया, कतर की कैपिटल दोहा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। और 2026 में यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक, 4-4 साल के अंतराल में होता है। बात करें यहाँ पर गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला, तो काइलियन मबाप्पे, याद रखिएगा फ्रांस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, 3 इन्होंने गोल किए हैं जो फाइनल मैच है उसमें, और इनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी हैं जिनको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। अर्जेंटीना के जो एमिलियानो मार्टिनेज हैं जो कि गोल्डन ग्लव के अवार्ड से जीते, इनको नवाजा गया। और यूथ यंग प्लेयर फीफा का किसको मिला है, अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को। ध्यान रखिएगा, फेयर प्ले ट्रॉफी की बात करें तो इंग्लैंड को यह अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, राफेल नडाल और ईगा स्वितक, कौन? राफेल नडाल तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है, ईगा स्वितक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। ध्यान रखिएगा, फीमेल है ईगा स्वितक और राफेल नडाल मेल है। इनको ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियन चुना है 2022 का। तो ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल को तो ये 5वीं बार मिल रहा है, और अगर ईगा स्वितक की बात की जाए तो इनको ये पहली बार मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल को 2008 में, 10 में, 17 में, 19 में और 2022 में ये 5th टाइम मिल रहा है। ईगा स्वितक पहली बार ये जो खिताब है वर्ल्ड चैंपियन का पा रही हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। ये है ईगा स्वितक और ये है राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन से पहले इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात कर ले तो इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड हैगर्टी और यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। 1913 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगला क्वेश्चन, द लास्ट शो और RRR की नाटू नाटू को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर में 2023 में। ध्यान रखिएगा, जो ऑस्कर 2023 में होगा उसमें RRR के गाने को नाटू नाटू को शॉर्टलिस्ट किया गया। और चेल्लो शो द लास्ट शो गुजराती लैंग्वेज की एक फिल्म है, इसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा है, इसको भी नॉमिनेट शॉर्टलिस्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में RRR के गाने को और चेल्लो शो को यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा, जिसको ऑस्कर में इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है चेल्लो शो और ये है RRR का गाना। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में भारत की स्मार्ट सिटीज मिशन में इनको प्लेटिनम आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसमें? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन को प्लेटिनम आइकन अवार्ड मिला है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अवार्ड है जिसमें डिजिटल इंडिया को अवार्ड से सम्मानित किया गया प्लेटिनम अवार्ड से। जयपुर पिंक पैंथर, जो कि आपको पता है कबड्डी का भी एक लीग होता है, कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग, ये 2014 से हो रहा है और 9th एडिशन था इस बार। ये जो जयपुर पिंक पैंथर है ये किसकी है? ये अमिताभ बच्चन के जो सुपुत्र है अभिषेक बच्चन की ये टीम है। उसने इस बार का जो प्रो कबड्डी लीग है उसको जीत लिया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने पुनेरी पल्टन को हरा दिया और फाइनल को जीता है। ध्यान रखेंगे, सुनील कुमार मलिक तो इनके कैप्टन है, मतलब लीडर हैं, और संजीव बालियान इनके कोच हैं, अभिषेक बच्चन ओनर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी टीम। और ये परफेक्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड मिला किसको? सुनील कुमार को पिंक पैंथर से। गेम चेंजर ऑफ द फाइनल का वी अजीत कुमार को। मोमेंट ऑफ द फाइनल अंकुश राठी को। और फाइनल में मूव को किसने बेहतरीन मूव की? तो वी अजीत कुमार ने की।
परफेक्ट मोमेंट ऑफ द फाइनल सुनील कुमार को अवार्ड मिला है। यहां पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 2014 से प्रो कबड्डी लीग को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें जो पहली बार 2008 में दिल्ली दबंग ने ये जीता था खिताब, और पिंक पैंथर जो पहला खिताब जीती है, और अभी 2022 का ये खिताब जीती है 9th नंबर का। तो 2 खिताब जयपुर पिंक पैंथर जीत चुकी है। और अगर बात करें, पटना पायरेट्स सबसे सक्सेसफुल टीम यहां पर बनकर उभरी है। अगला क्वेश्चन, पेटा इंडिया 2022। पेटा इंडिया ने 2022 के लिए सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल से सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने जानवरों की खाल से जो बनते हैं फैशन के बैग्स, जैकेट्स, उनके खिलाफ इन्होंने कैंपेन में साथ दिया। और एक बैग है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, उसको इन्होंने लहराया था कि भाई जानवरों को मारने के, आप उनकी खाल के लिए उनको मत मारे। इस तरीके के कैंपेन में इन्होंने पेटा का साथ दिया था, इसीलिए पेटा ने इनको 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पेटा की बात करें तो पेटा के फाउंडर हैं कौन? इंग्रिड और एलेक्स। फाउंड किया गया था 1980 में। हेडक्वार्टर इनका वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में है। प्रेसिडेंट इंग्रिड न्यूकिर्क है। यहाँ पर बात करें तो पेटा ने सिर्फ इनको ही नहीं पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया, आलिया भट्ट, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सनी लियोनी, बहुत सारे जो मतलब पर्सनैलिटी हैं, बॉलीवुड के एक्टर और क्रिकेटर हैं, फेमस पर्सनैलिटी है, उनको ये सम्मानित करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।